अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम रियासत और आवाम के साथ मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, रिंग रोड मंसूबा कहा जा रहा है कि हुकूमत के लिए सरदर्द बनता जा रहा है और क्या पता ये आगे जाकर पनामा केस भी उसकी भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। और आज काबीना इजलास में ये इशू काफ़ी हाईलाइट भी रहा है। और कल जो इस मामले पर चौधरी सरवर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आज काबीना के इजलास में वजीर आज़म इमरान खान साहब ने उनकी सरजनिश भी की कि आपने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है जब आपका इसमें नाम ही नहीं है। और आज जब काबीना का इजलास हुआ तो उसके बाद फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने दावा किया है कि इस पूरे स्कैंडल में किसी भी वजीर या मुशीर का नाम नहीं है। और ऑपोजिशन की बात की जाए तो ऑपोजिशन हुकूमत पर इल्जाम तराशी कर रही है, जबकि चेयरमैन नैब ने तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। और हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत ने तहकीकात के लिए मामला एंटी करप्शन पंजाब को रेफर कर दिया है। ये स्कैंडल है क्या और इसमें से किस किस ने फायदा हासिल किया है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और नाजरीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि आज के काबीना इजलास में एक बहुत अहम एफर्ट हमने देखी है हुकूमत की जानिब से, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं किया गया। वो क्या ब्रेकिंग है IPPS के हवाले से अदील हमारे साथ होंगे, वो शेयर करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। नाजरीन, हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे सीनियर जर्नलिस्ट अदील वड़ाइद साहब, और थोड़ी ही देर में प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे माहिर कानून और सीनियर तज्जियाकार आमिर अब्बास साहब भी। प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। रिंग रोड स्कैंडल कानूनी लिहाज से तो उसमें पेचीदगियां होंगी ही, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब शायद ये इखलाकी पहलू इसमें ज्यादा आ रहा है, जिस तरह से जुल्फी बुखारी साहब ने इस्तीफा भी दिया। तो आपको क्या लग रहा है? मैं चाहूंगी थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए आप एक्सप्लेन कर दें कि इस पूरे स्कैंडल के जिस्ट क्या है, इसमें एक्चुअल स्कैंडल क्या है। देखिए मारिया, इस केस में ये जो अरबों रुपए का ये जो स्कैंडल है, इसमें एक बात तो तय है, रकम बनाई गई है, पैसा बनाया गया है। सवाल ये है पैसा ये बनाया किसने है, क्योंकि जब इतने बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं वो किसी शहर में भी बने, वहां हाउसिंग सोसाइटियां इर्द गिर्द जो हैं वो पहले ही बनना शुरू हो जाती हैं, वो फैज़याब भी होती हैं। और जो वहां जाहिर है हर इलाके में कोई ना कोई सियासतदान भी होता है, और वो सियासतदान बाअसर होता है, उसके भी किसी रिश्तेदार को कोई फायदा पहुंचता है। लेकिन इस केस में दिलचस्प सूरत हाल ये है कि ये हुकूमत ने मामला ये खुद लाइमलाइट में लेके आई। कैबिनेट के अंदर बैठे हुए दो लोगों पर उंगलियां उठ रही हैं। एक रिजाइन कर देता है, एक ये कहते हैं जी मेरा कोई लेना देना नहीं है, इलाका तो उनका वही होता है। ये मामला जी 23 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस का जो हुई, ये प्रोजेक्ट इसकी अलाइनमेंट चेंज होती है। 23 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस के जरिए उस इलाके में जमीनें खरीदी जाती हैं जो आगे उन्होंने हुकूमत को बेचनी है, जो इस प्रोजेक्ट के लिए देनी है। लेकिन अभी 2.3 अरब रुपए की जमीन खरीदी जाती है, तो इस मामले पे जी वजीर आजम को शिकायत हो जाती है। अब यह भी कहा जा रहा है कि यह हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों की अपनी लड़ाई भी है। कुछ लोग कह रहे हैं जी ये शहजाद अकबर साहब की जुल्फी बुखारी साहब के साथ कोई लड़ाई है। कुछ लोग कह रहे हैं जी कि ये शहजाद अकबर साहब की और जो वजीर साहब हैं उनके साथ, गुलाम सरवर साहब के साथ कोई क्लैश है। तो अब ये जो कियासराइयां हो रही हैं और जिस अंदाज में ये रिपोर्ट सामने आती है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कंफ्यूज कर रही हैं। फिर एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बना देते हैं, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाती है, 3 लोग उसमें होते हैं, उसको हेड जो है वो नए कमिश्नर करते हैं। ये दुनिया की पहली रिपोर्ट मैंने देखी है जिसमें 3 लोग होते हैं और उसमें 2 लोग इख्तलाफ कर जाते हैं, एक की बेस पर, यानी डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जो जनरल हैं वो इख्तलाफ कर जाते हैं, और जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं उनकी अकेले की बात प्रिवेल करती है। और वो दुनिया की पहली रिपोर्ट है जिस पर उसमें सिंगल मेंबर एक किस्म की रिपोर्ट, यानी जो शख्स माइनॉरिटी में है उसकी रिपोर्ट प्रिवेल कर रही है। उसके बाद आगे मामला चलता है, और उसके बाद फिर अब ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं, ये मामला सिर्फ इखलाकी नहीं, ये मामला अब सियासी भी बन गया है। अपोजिशन ने बातें करनी शुरू कर दी हैं जी ये 25 अरब रुपए का स्कैंडल है। मैं समझता हूं कि अगर अपोजिशन इसको स्टडी करके जेन्युइनली इस मामले को टेकअप करे तो ये हुकूमत के लिए टफ टाइम जरूर बन सकता है। उसकी रीजन ये है, देखें, हो सकता है गुलाम सरवर साहब जो हैं वो इसमें बेकसूर हों, उनके रिश्तेदारों पर उंगलियां उठ रही हैं वो बेकसूर हों, जुल्फी बुखारी साहब बेकसूर हो सकता है, लेकिन ये पैरामीटर्स किसने सेट किए हैं? ये पैरामीटर्स इमरान खान साहब ने खुद सेट किए
कि जब उंगली उठी है तो जी उस शख्स को छोड़ देना चाहिए, और खुद उनकी अपनी काबीना के अंदर, उनकी अपनी कैबिनेट के अंदर इसकी नजीर मौजूद है। कई लोग जो हैं उनको कैबिनेट से हटना पड़ा, और अब आजम साहब जी, ये खबर आती है कैबिनेट के इजलास में, जी गुलाम सरवर साहब आपने क्यों वजाहत की जी, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपका जब लेना देना कुछ नहीं। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर साहब को यह अंदाजा होना चाहिए कि अब यह मामला इतना हाईलाइट हो गया है कि अब इसमें फवाद चौधरी साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोले जी वो जुल्फी का तो लेना देना ही कुछ नहीं और फलां का लेना देना ही कुछ नहीं। मेरा ख्याल है अब इस मामले को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। इस मामले को अब उनको इखलाकी तौर पर, वो जो पैरामीटर्स खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेट किए हैं, अब इन्हें इखलाकी तौर पर उससे कैबिनेट से अलहदा होकर क्लीन होकर वापस आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें जो एक फैक्टर अदील आ रहा है इखलाकियात का, जिस तरह से जुल्फी बुखारी साहब ने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया अपनी पोस्ट से, तो गुलाम सरवर खान साहब क्यों नहीं दे रहे? अगर जिस तरह से आज उन्होंने बात की है, ऐसा नहीं लग रहा था कि चोर की दाढ़ी में तिनका खुद ही आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? देखिए, गुलाम सरवर साहब पे प्रेशर तो इसलिए भी है ना कि उनका ये इलाका सियासी इलाका बनता है, उनके रिश्तेदार, उनकी इन्वेस्टमेंट्स। देखें, बिजनेस करना जुर्म नहीं है, और अभी तक इसमें कोई जुर्म की ऐसी कोई चीज सामने आई भी नहीं है। बिल्कुल, ये मामला है कि अरबों रुपए बने हैं। पैसा कमाना बिजनेस में जाहिर है, इस तरह की बड़ी बड़ी जब सोसाइटियां वो अरबों ही कमाएंगी, लेकिन उसमें प्लान्ड तरीके से क्या ये किया गया है? क्या इंफॉर्मेशन लीक करके किया गया है? क्या हुकूमत के लोगों को इस इंफॉर्मेशन का पता था, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को ऑब्लाइज किया है? असल सवाल यह है, और गुलाम सरवर साहब पे अगर ये इल्जाम है तो ये इमरान खान का इम्तिहान है। बिल्कुल, इमरान खान साहब का इम्तिहान भी है, और इस वक्त हमें ज्वाइन भी कर लिया है आमिर अब्बास साहब ने। आमिर साहब, अब्बास साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से भी पूरा ये इशू प्रिवेल कर रहा है, आपको क्या लग रहा है, ये क्या हुकूमत के लिए आगे जाके, जिस तरह से बात की जा रही है, पनामा केस भी बन सकता है और सर्द दर भी बन सकता है, तो क्या आया ये हुकूमत के लिए आगे नुकसानदेह हो सकता है ये स्कैंडल? देखिए, अब ये जो रिंग रोड्स हैं ना, और फिर उनके साथ सोसाइटीज की डेवलपमेंट, ये हमारे मुल्क में भी एक कार्टेल की सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। अगर हम लाहौर में देखते हैं, वहाँ रिंग रोड बनती है, वहाँ हम देखते हैं कि जी सोसाइटीज़ ने वो फाइलें बेचनी, और वो फाइलें जो कि रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ भी नहीं होती, हाउसिंग सोसाइटीज़, वो ये काम शुरू कर देती हैं। और फिर देखा जाता है कि आपको याद होगा कि जब मोटरवे बन रही थी तो वो जी उसका तो रूट जोन सा था, उन्होंने बनाना था, और जी ये गांव भी डाल दो बीच में, ये चक्री भी डाल दो, ये फलाना भी डाल दो, वो उसको अपने हिसाब से लेके गए थे। अब रिंग रोड का मास्टर प्लान देखना है कि ये रिंग रोड या तो सिर्फ रावलपिंडी के लिए थी, उसमें अटक और ये सारा एरिया आता भी था या नहीं आता था, क्या ये इसको एक्सटेंड किया गया है, एंड व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड कि जी आप इसको उठा के अटक की साइड पे ले जाते हैं। और अगर अटक की साइड में आएगा तो ऑब्वियसली ये दो नाम हमारे ज़हन में आते हैं कि हुकूमत के ये दो अफराद हैं जो उस डिस्ट्रिक्ट से हैं, और ना सिर्फ उस डिस्ट्रिक्ट से हैं, इनकी ज़मीनें भी हैं, इनके लोग भी हैं, वो सोसाइटीज़ भी जो उनसी हैं। और सोसाइटीज़ का कारोबार ये होता है कि जब रोड निकलने से पहले, जैसे आपके स्टॉक एक्सचेंज में होता है कि वो इन हाउस ट्रेडिंग हो जाती है, टिप दे दी जाती है कि फलानी जगह के ये शेयर्स आप ख़रीद लें, वो शेयर्स ले लिए जाते हैं। जब शेयर्स ले लिए जाते हैं, उन्हें पता होता है कि जनाब अब इसके शेयर्स ने ऊपर जाना है। यही काम हाउसिंग सोसाइटीज़ में होता है। तो इट्स चैलेंज फॉर इमरान खान, ऑल्दो कि वो बड़ा कामयाबी से आगे वो तरीन साहब का उन्होंने उसको हैंडल किया है, लेकिन हमने देखना है कि क्या ये ऑप्टिक्स एक हफ्ते के होते हैं, 15 दिन के होते हैं, 20 दिन के होते हैं, या अल्टीमेटली इसमें कोई हमें नज़र भी आता है कि किसी को हम कसूरवार या किसी को बेनिफिशियरी, कि इसका एक्चुअल बेनिफिशियरी कौन होगा, फ़ायदा किसको हो रहा है। फ़ायदा जिसको हो रहा है उसको उन्होंने चेक करना है कि जनाब उसके कनेक्शंस क्या हैं। तो इट्स गुड, अदरवाइज तो मिनिस्टर्स को पता होता है जी रिज़ाइन दे दिया, हमारे खिलाफ होना हिलाना कुछ नहीं है, कल को फिर हम आके दोबारा ओथ ले लेंगे। तो इट्स ए टेस्ट केस, और ये इमरान खान वाकई ही एक बहुत उम्दा उसका जो ये प्राइम मिनिस्टरशिप का टेनोर है, उसमें एक चीज़ जो हमें बड़ी वाज़ेह तौर पे और एक मिसाली नज़र आ रही है कि वो जो एहतसाबी अमल है, वो ना सिर्फ वो अपनी जो अपोजिशन की या दूसरी साइड की पार्टीज़ हैं उनका शुरू हुआ है, बल्कि उनसे कहीं ज़्यादा उन्होंने, क्योंकि वो केसेस तो पुराने केसेस थे, कोई नून लीग ने बनाया हुआ था, कोई पीपल्स पार्टी ने बनाया था, ये अपनी पार्टी के ऊपर और जो करंट इश्यूज आते हैं या स्कैंडल्स आते हैं, उसमें जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं,
तो ये उनको क्रेडिट जाता है, और ये क्रेडिट जाता है इंटरनेशनली कि जनाब सिटिंग गवर्नमेंट्स में, पर्टिकुलरली इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान के जहां पे इसकी मिसाल नहीं बनती, तो इट्स रियली हैट्स ऑफ टू इमरान खान कि वो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि अभी अरबों रुपए लगने से बचाया गया है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद, से बात करते हैं। निहाल हाशमी साहब, नून लीग की जानिब से और खासकर अगर मैं ऑपोजिशन को ओवरऑल बीच में डालूं तो काफी बातें की जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि करप्शन कर दी है इमरान खान की हुकूमत ने, दूसरों को भाषण दिए जाते हैं लेकिन खुद कुछ भी नहीं किया जाता, खुद करप्शन में इन्वॉल्व है, सबसे ज्यादा इस दौर में करप्शन हुई है। आपको नहीं लग रहा कि इस केस में रिंग रोड की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो इसमें पैसे लगने से बचाए गए हैं, पहले से इसको हाईलाइट करके और इस पे तहकीकात की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपके प्रोग्राम में अदील साहब का तज्जिया सुना, बहुत माकूल सा था। उन्होंने सियासी बात की, मगर ये सियासी से भी आगे हो गया। ये एक इंटरनेशनल करप्शन है। इंटरनेशनल में इसलिए कह रहा हूँ कि जब कंसीव किया था इस प्रोजेक्ट को 2017 में जनाब शहबाज साहब ने, तो उस वक्त तय ये पाया था कि इसकी जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उसको लुक आफ्टर करेगा चाइनीज बैंक, जो चाइनीज कंस्ट्रक्शन बैंक है, उससे बात हो गई थी और $400 मिलियन की बात हुई थी और वो वहां से अप्रूव भी हो चुका था और उनका मार्कअप था 2%। उसके बाद इसे फिर चेंज किया इमरान खान की गवर्नमेंट आने के बाद, चाइनीज को एक साइड रखा और उन्हें लोकल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चले गए और इस वक्त मार्कअप जो बना वो बना 17%। तो 15% का ये जो मार्कअप का गेम है और घपला है, ये भी करप्शन है और बहुत बड़ा करप्शन है। ये नहीं है कि जनाब इसमें कोई पैसे बचा लिए गए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसकी मंजूरी तमाम की तमाम मीटिंग्स और मिनट ऑफ द मीटिंग्स अगर आप उठाएं तो उसमें ये जो लोकल हाउसिंग स्कीम है उसको एक तरफ रख दें आप, मगर जो ये मैंने आपसे बात की कि इंटरनेशनल, जो अभी भाई साहब ने बात की कि इंटरनेशनल मैसेज क्या जा रहा है, इंटरनेशनल ये मैसेज जा रहा है कि मार्कअप जो चाइनीज के साथ तय हुआ था 2% का, इन्होंने अपने मुल्क में इसे 17% किया और इनके मुल्क में आपस में कितनी ज्यादा करप्शन फैक्टर्स अफेक्टेड है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि जनाब जितनी भी मीटिंग्स ऑफ द मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो सबको चेयर कर रहे हैं जनाब सीएम साहब, और सीएम साहब के दस्तखत हैं और सीएम साहब अप्रूवल दे रहे हैं और इमरान खान साहब ऑन बोर्ड हैं और इमरान साहब उसे अटेंड कर रहे हैं। तो ये जुल्फी बुखारी और गुलाम सरवर तो एक लोकल मैटर है, उनको कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश किया जाए। फिर ये इंटरनल अपने पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं उसके अकाउंट एक दूसरे के खिलाफ वो सेटल कर रहे हैं। बात सारी ये है कि अगर इस्तीफा देना है, अगर गिरफ्तारी होनी है तो वो गिरफ्तारी होनी है सीएम की, वो गिरफ्तारी होनी है इमरान खान साहब की, क्योंकि उनके नाक के नीचे नहीं, अंडर हिज डायरेक्टिव्स एंड डायरेक्शंस एंड अप्रूवल ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता रहा। आपको याद होगा कि 20 अप्रैल को वही महमूद अहमद साहब जो उस वक्त डीसी थे, उन्होंने बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी थी प्राइम मिनिस्टर को, और ठीक उसके चंद दिन बाद ये चूंकि अपने घरों की आपस की वेस्टेड इंटरेस्ट थी, इसमें फिर आके इख्तलाफ हुआ और जो पसंद और नापसंद के ब्यूरोक्रेट थे, जो अभी भाई ने बात की और बड़ी ठीक बात की कि आदिल ने, कि 2 मेंबर्स जो है वो इख्तलाफ करते हैं उसे रिपोर्ट से, एक मेंबर जो कमिश्नर है वो उनकी जो फाइंडिंग्स है उसको अपहोल्ड किया जाता है। तो इसमें सारी बात ये है कि इसमें ये नहीं था कि डीसी और कमिश्नर कर रहे थे, इसमें तो जनाब सुलेमान शाह साहब जो है वो नॉमिनेटेड थे इस गेम में, इसमें अप्रूवल देने में, उसकी डिजाइन में, नेस्पाक से मीटिंग में, हमारे हसास इदारों से मीटिंग में, सीडीएस से मीटिंग में, और वो सारे अंडर द अप्रूवल एंड डायरेक्शन एंड सिग्नेचर ऑफ सीएम था और सीएम के साथ पीएम साहब भी थे। तो ये सीएम और पीएम इसमें आएंगे और उनको इनमें पकड़ा जाए। और फिर बात यह है कि ये एंटी करप्शन नहीं करेगी इंक्वायरी, या नैब का चेयरमैन तो खुद एक करप्टेड आदमी है जिनकी मोरल करप्शन दुनिया में आया हो चुकी है। इसको करना है या तो आप सहाफी जो है वो एक इंटरनेशनल मीडिया सिंडिकेट बनाया जाए और वो इसको इन्वेस्टिगेट करे, या फिर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और उसमें चाइनीज जो बीडर है उनको भी बुलाया जाए, चाइनीज बैंक को भी बुलाया जाए कि ये पहले ये मुआहदा तय हुआ था चाइनीज बीडर के साथ, उनके बैंक, उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, बाद में ये कैसे कन्वर्ट हो गया कि लोकल पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये एक बहुत बड़ा करप्शन है और ये डायरेक्ट इमरान खान साहब इसमें मुलविस हैं।
मैं जुल्फी बुखारी और यानी कि ये गुलाम कहा सरवर जा तो रहा बात की है, बात ये अदील स्टांस ये उठाया जा रहा है कि खुद पहले हुकूमत अप्रूव करती है, फिर खुद ही उस पर इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, यानी कि फायदा किसी और को दिया जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, इसमें तो इस केस में अभी तो इसके टेंडर ओपन हो रहे थे, अभी तो इसको एक क्रेडिट जाता है इमरान खान को कि उन्होंने बीमारी को बहुत पहले ही डायग्नोज कर लिया और उस पे, लेकिन अब जिस तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं वो शकूक व शुबात जो है पैदा कर रहा है। एक अच्छा काम करके भी उंगलियां इनकी जानिब उठ रही हैं। उसकी रीजन ये है कि अब ये मामला आप खुद नहीं अब क्लियर करार दे सकते कि नहीं जी जुल्फी साहब का कोई लेना देना नहीं है, नहीं लेना देना होगा, कोई मसला नहीं है, गुलाम सरवर साहब का भी कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन जो आप दूसरों के लिए असूल तय करते हैं, इस केस में अब आप इसमें भी वो एक मॉडल जो आपने पहले से बना रखा है, इस पर इंप्लीमेंट आपको करना होगा। लेकिन यहां पर मैं राजा साहब से सवाल करूंगा, राजा साहब, हुकूमत इस मामले को एंटी करप्शन को देना चाहती है, आप इस्तगासा के मामलात, इन्वेस्टिगेशन के मामलात, बड़ी आपकी गहरी निगाह होती है, ये बताइए राजा साहब कि जो एंटी करप्शन है, मैंने तो आज तक नहीं सुना कि इसने कोई बड़े किसी केस में कोई बड़ी कामयाबी हासिल की हो। क्या इसमें यह सलाहियत है कि वो अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट पे इसको इन्वेस्टिगेट करे, कोई निकल सकता है इसमें से कुछ? अदील, सलाहियत और विल में बड़ा फर्क होता है। कैपेसिटी तो हमें नैब की भी नज़र नहीं आती, क्योंकि नैब की भी हमें जब ऑप्टिक्स नज़र आती हैं, और कैपेसिटी आपको नज़र आती है कि जब अदालत में वो केसेस जाते हैं, और जब अदालत में शहबाज शरीफ की भी ज़मानतें होती हैं, जब अदालत में ख्वाजा बिरादरान की भी ज़मानतें होती हैं, इसी किस्म के केसेस थे ना, सोसाइटीज़ के केसेस थे, और इसी किस्म के पंजाब के वो सीएम थे और पंजाब के केसेस, लाहौर के केसेस थे। तो कैपेसिटी का तो इशू नहीं है। एक्चुअल चीज़ है कि जो डीजी या चेयरमैन होता है किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का, वो कितना इसमें उसकी तरफ अपनी विल और ऑनेस्टली वो इन्वेस्टिगेट करता है। आपके इल्म में है कि एंटी करप्शन पंजाब ने पिछले साल में काफ़ी रिकवरीज की हैं, बिलियंस ऑफ रुपीस की इनकी करप्शन का लूटेड एंड प्लंडर्ड अमाउंट लेके आए हैं। अब अगर हुकूमत इसको लेके जाती है एंटी करप्शन में, तो उसके पैरेलल जो दूसरा अदारा है वो है नैब का, एंड अंडर द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस चेयरमैन नैब के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन को, चाहे वो FIA कर रही हो, चाहे वो एंटी करप्शन कर रही हो, वो उसका रिकॉर्ड वहाँ से लेके अपने पास बुला सकते हैं और नैब का अदारा अज खुद उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो ये अब चेयरमैन नैब पे है, अगर वो समझता है कि जनाब इसकी इन्वेस्टिगेशन नैब करना चाहे, क्योंकि बहुत से केसेस में मैं जानता हूं कि एंटी करप्शन से लेके नैब ने खुद कर लिया, तो नैब भी कर सकता है। उसकी बात वही आ जाएगी कि आप ये इन्वेस्टिगेशंस को छोड़ें, उस इन्वेस्टिगेशंस का नतीजा क्या होता है। हमें तो नतीजा देखना है कि हमें नवाज शरीफ से लेके नीचे तक अभी तक नतीजा नज़र नहीं आया कि किसी शख्स को, किसी बड़े लोगों को, किसी, चाहे वो सिटिंग गवर्नमेंट के हों, आपके इल्म में है मालम जब्बा के केसेस हैं, आपके इल्म में है KPK के उसके मेट्रो के केसेस हैं, आपके इल्म में है मुल्तान मेट्रो का केस भी आया था। तो इन तमाम केसेस के आने के बाद 2 हफ्ते की ऑप्टिक्स के बाद एक नया केस आ जाता है। तो लेट्स सी कि मौजूदा हुकूमत जो कि अकाउंटेबिलिटी का नारा लेके आई हुई है, वो अकाउंटेबिलिटी का रिजल्ट दे हमें ये नहीं कि हमें केस पे केस की फाइलें आती जाएं। अदरवाइज हम इस अकाउंटेबिलिटी की वजह से अवाम में भी कुछ सवालिया निशान होगा और इमरान खान और उनकी पार्टी को इसमें काफ़ी पॉलिटिकल नुकसान होगा कि वो अकाउंटेबिलिटी को कामयाब तौर पे यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करा सके। सवाल यहाँ पर एक बात उठता है कि इन्वेस्टिगेशंस तो की जाती हैं, केसेस को हाईलाइट भी बहुत अच्छे से किया जाता है, लेकिन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद जब रिपोर्ट्स आती है तो एक्शन नहीं लिया जाता उस पर। इसकी क्या वजह है, ऐसा क्यों होता है? इसमें हमने बहुत से स्कैंडल्स देखे, शुगर स्कैंडल देखा, गंदम स्कैंडल देखा, एंड पर कोई एक्शंस नहीं आए। इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, इस पे बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, आज काबीना के इजलास में एक ऐसी पॉजिटिव चीज़ हुई है, एक ऐसी पॉजिटिव बात हुई है जिसको जब फवाद चौधरी साहब ने काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसको हाईलाइट नहीं किया गया, क्योंकि आज रिंग रोड का जो स्कैंडल था वो काफ़ी हाईलाइट रहा है। लेकिन एक इस तमाम मामले में एक पॉजिटिव चीज़ भी हुई है। अदील, स्टोरी आपके पास IPPs के हवाले से मैं चाहूँगी सर आप नाज़रीन के साथ शेयर करें, आज क्या ऐसी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है? जी मारिया, मेरे ख्याल में तो आज की बड़ी खबर ये थी। अच्छा। लेकिन हुकूमत को खुद भी सियासी बातें अच्छी लगती हैं और वो सियासी मारा मारी में, गर्मा गर्मी में एक तारीख रकम हुई है आज, और ये काबीना ने फैसला किया है। अच्छा। लेकिन काबीना का फैसला होने के बाद फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैं उनकी प्रेस ब्रीफिंग सुन रहा था कि अभी इस मामले पे आएंगे, क्योंकि एजेंडे में एक चीज शामिल है, अभी आएंगे। यहां तक कि टीवी चैनल जो हैं वो कमर्शियल्स पे चले गए, फवाद चौधरी साहब ने उस पर बात नहीं की। अच्छा। मामला यह है कि IPPs का, जो असल में पाकिस्तानी मईशत का खून चूस रहे हैं, ये कुल 53 में से 46 IPPs हैं जिनके साथ नेगोशिएशन की एक टीम बनाई हुकूमत ने। अच्छा। बड़ी काबिल टीम थी ये बाबर याकूब फतेह मोहम्मद की सरबराही में टीम थी और इसमें कुछ बड़े काबिल लोग शामिल थे। इस टीम ने नेगोशिएशन की उन IPPs को मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा, यानी पहले क्या होता था, वो कंपनियों से आप मुआहिदों पर नजरसानी कहते थे, वो ट्राइब्यूनल में चली जाती थी, आर्बिट्रेशन में चली जाती थी। इन्होंने घुटने टेक दिए, जी ठीक है हम क्या करने को तैयार हैं, हम डॉलर से प्रॉफिट रेट पाकिस्तानी रुपए में तब्दील करने को तैयार हैं। फिर उसमें वो प्रॉफिट रेट फिक्स कर दिया गया, डॉलर 160-70 पे जाता था, उसके मुताबिक इनको प्रॉफिट देना पड़ता था, ये फिक्स कर दिया गया 148 पे। दूसरी क्या अचीवमेंट थी, ऑपरेशनल और मेंटेनेंस का खर्च वो हुकूमत को देना पड़ता था, बहुत भारी खर्च था, हुकूमत को देना पड़ता था, मेरे आपके टैक्स के पैसों से देना पड़ता था, वो ये कम करने पर तैयार हो गए। पुरानी अदायगी को यकमुश्त की बजाय, यानी आपने इनको 2000 अरब रुपए के करीब रकम देनी है, लेकिन इनको कहा गया नहीं, हम आपको किस्तों में देंगे, 1/3 देंगे, हम आपको 403 अरब रुपया हम आपको देंगे कैश में पहले, और उसके बाद हम आपको बॉन्ड्स की सूरत में देंगे जो 2/3 होगा। अच्छा, उसके बाद पे और टेक और पे एंड टेक में इसमें तब्दीली लानी थी, यानी बिजली आप नहीं भी खरीद रहे, आपने पैसे देने हैं। ऐसे मुआहदे माशाल्लाह से किए हुए थे, लेकिन ये मान गई, ठीक है जी हम दिसंबर तक ऐसा मैकेनिज्म बना लेंगे कि जितनी बिजली आप खरीदेंगे उतने ही पैसे आपको देने पड़ेंगे। आज उसकी इंप्लीमेंटेशन पे पहला कदम उठा लिया गया है, वो पेमेंट जो है उसकी मंजूरी दे दी गई है। इसमें से भी 46 में से तकरीबन 34 की मंजूरी दी गई है, और इन 34 को जो मंजूरी दी गई है कि इनको पेमेंट कर दें, इतनी बड़ी खबर है कि उसके बाद ये तमाम चीजें जो मैंने बताई हैं, डॉलर वाला रेट और जो पे और टेक और पे एंड टेक वाला मामला, ये सारी चीजें इसके बाद अब इंप्लीमेंट होने जा रही हैं। लेकिन हुकूमत ने इस पर बात ही नहीं की, और इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि ये पाकिस्तान की मईशत का असल खून चूसने वाली ये जोंकें, ये मशीनें हैं जो IPPs हैं। और इसमें भी क्या हुआ, एक तो गैर फैसला साजी इतनी ज्यादा देखने को मिलती है कि ये हर महीने हमें अरबों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। ये पहली किस्त देनी थी, मंजूरी होनी है, तो उसके बाद इंप्लीमेंटेशन होनी है। और आज भी 12 IPPs 2002 वाले जो हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया कि नैब से अप्रूवल ली जाए जी इससे पहले। और ये भी राजा साहब से मैं बल्कि सवाल भी पूछूंगा, राजा साहब ये बताइए कि क्या ऐसी कोई प्रेसिडेंट मौजूद है जी कि नैब से किसी भी मामले पे पहले मंजूरी ली जाए, क्योंकि इसमें नैब रिलेक्टेंट नजर आ रहा है कि हम पहले कैसे मंजूरी दे दें, हम किस तरह उसकी तौसीक कर दें, हम तो मामलात को बाद में देखते हैं। आपने ऐसा सर कोई केस देखा है तो बताइएगा। देखिए, नैब में एक SOP है कि जिसमें ये होता है कि जब मुख्तलिफ कंपनीज को टेंडरिंग की जाती है या कोई पैसा उनको दिया जाता है या कोई मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है, तो उनसे एक मंजूरी ली जाती है कि इस प्रोसेस में आया कोई आप चेक करें कि कोई पेपरा के खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई या कोई ऐसी चीज़ जो बुक्स के खिलाफ तो नहीं जा रही। लेकिन IPPs में तो इश्यूज ही इतने ज़्यादा हैं कि आपकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस थी वो आपने एक साइड की तो आप यहाँ पे ले गए, और हुकूमत पाकिस्तान जिसने वो तमाम पूरी करनी थी वो बड़ी नीचे है। तो अब नैब, ये भी मुझे एक इसमें नज़र आ रहा है कि अगर नैब उनको क्लियरेंस की चिट दे देता है, कल को उनके खिलाफ, उन कंपनीज के खिलाफ
अगर कोई स्कैम आता है, जो कि आएगा, आप मेरी बात याद रखिएगा कि आईपीपीज के स्कैम आएंगे, क्योंकि आईपीपीज में आपको जोन सा है कि आया आपके इंस्ट्रूमेंट्स आए हुए हैं, आपकी मशीनरी आई हुई है, आपकी जो रेट्स हैं वो आपकी पॉलिसी के मुताबिक हैं या नहीं। तो आज अगर क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे देते हैं तो कल को वो कहेंगे जनाब हमारे पास तो नैब के क्लियरेंस, ये काम कर रही है आपकी ब्यूरोक्रेसी अपने गले से वो डर रहे हैं कि कल कलां को हमसे कोई पूछगछ ना हो कि ये पेमेंट रिलीज कैसे हुई थी, इनके खिलाफ तो कोई इन्वेस्टिगेशन बनता है, क्रिमिनल चार्जेस बनते हैं, तो वो अपने आप को सेव करने के लिए कह रहे हैं कि जी नैब के से आप क्लियरेंस। एंड देन अगेन अदील ये बताइए कि ये जो पिक एंड चूज क्या है, 2002 का इन्होंने उसके ऊपर क्यों लगा दिया है, बाकी तमाम कंपनीज को रिलीज कर रहे हैं, इसमें क्या मंतक है कि जनाब 2002 का क्या इशू है कि 2002 को इन्होंने हाईलाइट कर दिया है। तो ये आईपीपीस का बहुत बड़ा स्कैम है और हुकूमत एक तरफ तो ये आईपीपी से नेगोशिएट कर रही है, और वो जो इतने बड़े आईपीपीस के केसेस हमने 2010 में 11 में वो रेंटल पावर, वो दूसरे, बल्कि आपके मौजूदा जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं तरीन साहब, ये भी एक का दो केस में इनके भी नाम हैं, तो उसका तो हुआ है कुछ नहीं। और ये है, बट अगेन जैसे आपने कहा कि हुकूमत ने जो नेगोशिएशंस की हैं और इसको जो नीचे लेके आए हैं इस अमाउंट को, दैट इज ऑब्वियसली कि वो एक रिमार्केबल काम है उनका। इस अमाउंट का मैं आपको बताता हूं जी कि हुकूमत को इसमें जो अगले 15 सालों में बचत होनी थी 836 अरब रुपए की सीधी सादी बचत, ये तो होनी थी। उसमें फिर इसकी वजह से जो हुकूमती प्लांट्स हैं उन्होंने अपने रेट कम करने थे, उसका आने वाले बरसों में दहाइयों में 7,000 अरब रुपए का इंपैक्ट आना है। इसमें जो पाकिस्तान में बिजली महंगी होने का सबसे बड़ा मसला है वो इसी वजह से है, और ये हुकूमत का बहुत बड़ा इकदाम है। ये तारीख रकम हो रही है, ये कंपनियां घुटने नहीं टेकती थी, घुटने टेकने पे इस कमेटी ने इनको मजबूर कर दिया। बड़ी काबिल लोगों पर मुश्तमिल ये कमेटी थी, लेकिन उसको आप लोगों को बताएं तो सही, ये 12 आईपीपीज वाला मामला क्यों रह गया वो भी बताना चाहिए। इसमें क्लैरिटियां नहीं चाहिए। इतना बड़ा फैसला होता है, उस पर रिंग रोड पे बात हो जाती है, उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म से भी बात होनी चाहिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म पे उस पर 2.5 साल पड़े हैं अभी इलेक्शन होने में, ठीक है, लेकिन ये मामला जो अभी का मामला है उस पर तो आपको बात करनी चाहिए थी, और उसमें ये आपको फख्र से बताना चाहिए था कौम को। लेकिन इसमें यह हो रहा है कि ये 7,500 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें तकरीबन 5,000 मेगावाट्स का बरल, ये अच्छी खबर ये है कि जो आईपीपीज हैं 34 आईपीपीज जो हैं, इसमें बरल देर आए दुरुस्त आए, और चले 12 आईपीपीज रह भी गए, लेकिन कौम के लिए मैं समझता हूं ये भी बड़ी खुशखबरी है कि अब उनकी जेब से जो हर महीने पैसे निकाल लिए जाते थे और इन आईपीपीज की जेब में जाते थे, कम अज कम ये आईपीपीज मानने को तैयार हो गए हैं। ये किसी सालसी अदालत में नहीं जाएंगे, ये बल्कि कुछ आईपीपीज को माजी में ज्यादा अरबों रुपए की रकम अदा कर दी गई, वो भी तैयार हो गए जी, हम बैठ के इस पे भी बात करने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज और एक और रुकन इसमें शामिल करके पाकिस्तान में ही फैसला होंगे। इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, और ये जो है डाउन प्ले होगी। इसी पे हम निहाल हाशमी से भी कमेंट लेते हैं। निहाल साहब बताइएगा, जिस तरह से आपकी हुकूमत में इस तरह के बहुत सारे गलत फैसले भी किए गए हैं, अब जब इन मुआहदों को ठीक किया गया और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? मैं तो एक बड़ी सीधी सी बात जानता हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसके लिए आप एहसन इकबाल साहब या शाहिद खाकान को बुलाते, मगर एक सिंपल सी बात मैं जानता हूँ कि जो कंज्यूमर एट द एंड ऑफ द डे उसको क्या फायदा पहुंच रहा है, पाकिस्तान के आवाम को क्या फायदा पहुंच रहा है, सनतकारों को क्या फायदा पहुंच रहा है, एक किसान को क्या फायदा पहुंच रहा है। तो बात यह है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में 9 से 10 रुपया यूनिट बिजली था, आज हम देखते हैं कि वो 21-22 रुपए पे आ गया है। तो जब हमें उसके असरात और फल नजर आएंगे तो मैं इस पे बात करूंगा, इसलिए कि ये एक बिल्कुल निकम्मी और नाहल गवर्नमेंट है, इंतहाई करप्ट लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और जिनको जो के इलेक्ट्रिक नहीं चला पा रहे थे, जो के इलेक्ट्रिक, मैं कराची रहता हूँ तो मुझे पता है कि के इलेक्ट्रिक ने जिस तरह से कराची के लोगों का खून चूसा है, उन हालात में उस आदमी को ले जाके आप एनर्जी सेक्टर में देते हैं, पेट्रोलियम सेक्टर में देते हैं। जितने करप्ट लोग हैं पाकिस्तान में, सबको चुन चुन के इमरान खान से आपने अपने साथ लगाया। अब माजी की अगर आप बात करें तो आपको याद होगा कि इस मुल्क में 16-16, 20-20 घंटे लोड शेडिंग हुआ करती थी। क्रेडिट गोज टू मिस्टर नवाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ कि उन्होंने उस अंधेरे को मिटाया। उस वक्त कोई आपके मुल्क में आना नहीं चाह रहा था, कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहा था।
ठीक है, हम इंसान हैं, हम कोई फरिश्ते नहीं है कि हमसे कोई गलती नहीं होगी, मगर जो अंधेरे थे उसको मिटा के हमने रोशनी लाया। और यहाँ की जो फैसलाबाद की जो सनतें बंद हो गई थी, आपको पता होगा कि बिजली ना होने की वजह से आपका एक्सपोर्ट खत्म हो गया था, इरोट हो गया था, क्योंकि बिजली नहीं थी, सनतें बंद हो गई थी। और ये क्रेडिट जाता है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को कि वो किसी भी हालात में बिजली लेके आए और अपना जो वादा था वो पूरा किया, और कारखाने चालू हुए। कारखाने सिर्फ चालू नहीं हुए बल्कि मजदूरों को रोजगार मिला, रोजगार ही सिर्फ नहीं मिला, लोगों को खुशहाली आई, इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आया, आपका एक्सपोर्ट बढ़ा। तो मैं ये समझता हूं कि जो बुनियादी चीज है, जो एंड ऑफ द डे जो कंज्यूमर है वो जब मुतमईन होगा तो फिर इस पे हम बात करेंगे। अभी तो इस पे बात करना, जिनको बकौल अदील साहब एक अच्छे सहाफी है, मैं इनको बड़ा फॉलो करता हूं, कि जिनको खुद ही पता ना हो उनके वजीर डब्बू साहब को कि हमने क्या बात करना क्या नहीं करना है, क्योंकि चोर के दाढ़ी में तिनका है, वो तो रिंग रोड पे बात कर रहे हैं। मैंने जैसे अदील ने बहुत अच्छा किया है, मैं समझता हूँ आज मुझे ये बगैर अगर आप असद अली तोर को लेते, वो भी बहुत अच्छा इसके ऊपर मालूमात दे रहा है। तो वो जो रिंग रोड का मामला है, ये आप निहाल साहब, ये बात तो ठीक है, लेकिन किसी के बारे में इस तरह के गैर मुहज़्ज़िब अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते। आमिर साहब, जिस तरह से भी निहाल हाशमी साहब ने बात की है कि एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर के लिए फ्रूट क्या है, उसको एट द एंड ऑफ द डे क्या मिल रहा है, बात ये वैलिड है। आपको क्या लग रहा है जो मुआहदे हुए हैं इससे आवाम को कोई फायदा होगा? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हमें जो नुकसान हो रहा है ना, या कंज्यूमर को जो नुकसान हो रहा है, वो एट द एंड ऑफ द डे उस पॉलिसी की वजह से हो रहा है, उन कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से हो रहा है, उस वजह से हो रहा है कि बिजली आप लें या ना लें, आपने ये पैसे देने ही देने हैं। उसकी वजह से कंज्यूमर को ये इतनी प्राइस हाइक जारी है पर यूनिट में। लेकिन बात वही है कि अवाम, शायद एक आम कंज्यूमर इस बात को समझ नहीं सकेगा कि इसके रीजंस क्या हैं। अब रीजंस ये हैं कि इन्होंने बिजली को सस्ता करना है, लेकिन आप ऑलरेडी अपनी जेब से हुकूमत उसमें पैसे दे रही है, सब्सिडी दे रही है, ऑलरेडी दे रही है एक एक यूनिट में। तो बात यह है कि इसको ख़त्म करने के लिए नेगोशिएट तो करें, लेकिन वो नैब और आप कुछ आईपीपीज को मिसाली एक बनाइए कि जनाब यहाँ पे कारके, आपको याद होगा क्या हुआ, अल्टीमेटली हमें इतने लोगों का, फिर हुकूमत ने एक अच्छा काम किया कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, स्टेट टू स्टेट जाके वो जुर्माने कारके के आपकी दूसरी कंपनीज के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। अब बात यह है कि किन लोगों ने ये पॉलिसीज लाए थे उस जमाने में, किन लोगों ने ये नेगोशिएशंस की थी, किन लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, क्या नैब के कानून में उनको गिरफ्त में लिया गया, क्या उनकी वजह से गवर्नमेंट एक्सचेकर को जो नुकसान हो रहा है उसको आपने किसी को सजा दी? नहीं दी। जब नहीं दी तो फिर वही ब्यूरोक्रेसी कर रही है कि वो काम नहीं करेगी, वो एक से दूसरे के गले में डालते जाएंगे। और कंज्यूमर को इसमें नेपरा में आप देख लें कि अपॉइंटमेंट्स कैसे हो रही हैं, नेपरा की पॉलिसीज कैसी चल रही हैं, बिजली के जो अभी उसको आप और ज्यादा ऑटोनोमस बॉडी बनाने के चक्कर में हैं कि जनाब उसको चैलेंज नहीं गवर्नमेंट करेगी। तो ये वो है कि दीज आर पॉलिसी फैक्टर्स जो कि नेशनल असेंबली में डिबेट होने चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी कौमी असेंबली में जो ये कौमी इशूज हैं इनको हटा के जाती इश्यूज को हम वहां पे ब्रेक का टाइम हुआ है। हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद चूंकि अदील इस केस को काफी डीपली ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसके ऊपर रिपोर्टिंग भी करते हैं, इनसे पूछेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे क्या इसमें अवाम को कोई फायदा है नए मुआहिदों में। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क जाने से रोकने से मुतालिक आज लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत हुई है। आमिर साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि इस सारे मामले पर जो हुकूमत की मूव है, एक तरफ वो नाम ECL में डाल रही है और एक तरफ इस हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, हुकूमत को किसी किस्म का कोई डर है क्या? देखिए, ये डर तो हम इसको नहीं कहेंगे। बात यह है कि ये एक अजीब सा प्रेसिडेंट आ रहा है कि एक तरफ हम बिजली महंगी होने की बात करते हैं, एक तरफ हम आवाम की दूसरी बातें करते हैं, लेकिन जो इशू सरफेस करके इस मुल्क में रह गया है वो या नवाज शरीफ की इलाज की बात है या फिर शहबाज शरीफ के इलाज की बात है। और इलाज कौन सा, जो पाकिस्तान में नहीं हो सकता, जिसके लिए सिर्फ आपने बैरून मुल्क जाना है। और बैरून मुल्क आपने किस कंडीशन में जाना है? आपने जाना है कि आप कॉन्विक्ट हैं, दूसरे ने जाना है कि कॉन्विक्ट का मैं जामिन हूँ, उस दूसरे ने, शहबाज शरीफ ने जाना है जिसके खिलाफ ये करोड़ों अरबों की इन्वेस्टिगेशंस जा रही हैं। लेकिन उन तमाम कवानीन को
उन तमाम अदालती प्रेसिडेंट्स को एक तरफ रखिए, और ये साहिबान जो उनसे हैं, इनको कानून भी अपनी मर्जी का चाहिए, इन्हें अदालतों से रिलीफ भी एक ऐसा मिल रहा है कि जो कि एक आम आदमी को, बीइंग ए लॉयर, हम 30 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो रिलीफ नहीं मिलता। अब जैसे कि ये ब्लैक लिस्ट वाला केस था, इसमें फाइनल रिलीफ ये था कि इसको बैरून मुल्क जाने दिया जाए इलाज की गर्ज से, और इसमें होता यह है कि नोटिस कर दिया जाता है और सरकार से पूछा जाता है कि क्यों रोका गया। और रिट में आने से पहले अदील को पता है कि ऑल्टरनेट रेमेडी अगर आपने एग्जॉस्ट नहीं की, कि जो कहे मुतलका फोरम पे दरखास्त नहीं दी, वो हाँ या ना के बाद आप अदालत आते हैं, और फाइनल रिलीफ अगर आपको पहली पेशी पे दे दिया जाए कि जी आप बैरून मुल्क चले जाएं, फिर नोटिस कर दिया जाए। भाई अब किस चीज का नोटिस, आपने तो इजाजत दे दी, अब सरकार से क्या पूछते हैं कि जनाब वो तो लंदन बैठा हुआ है। तो दूसरी तरफ आपका जो सवाल था कि जी ईसीएल पे डाल दिया, ऑब्वियसली ईसीएल इज ए मच बिगर रिस्ट्रिक्शन देन ब्लैक लिस्ट, और जब आप ईसीएल पे आए हैं, ईसीएल पे हुकूमत ने क्यों डाला है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, जो अदारा है, जो नैब का है, वो समझता है कि पहले इनका भाई, फिर इनके हाँ, फिर सलमान, शहबाज शरीफ के बेटे, फिर इनके दामाद, फिर फैमिली के और काफ़ी जो वो हैं मेंबर्स हैं, वो एब्सकॉन्ड कर चुके हैं, और नवाज शरीफ भी एक एब्सकॉन्डर बन चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में नैब समझता है कि मेरी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिसमें प्रिंसिपल एक्यूज्ड शहबाज शरीफ हैं मनी लॉन्ड्रिंग का, आपने सुना, तो ऐसी सूरत हाल में वो तमाम फ्रस्ट्रेशंस वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी वो इन्वेस्टिगेशंस। तो उन्होंने शहबाज शरीफ को मांगा कि इसको ईसीएल पे डाले, और ईसीएल पे आपके इल्म में है, अदील को भी पता है, मुशर्रफ साहब का केस हमें याद है कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो हुकूमत पे डाल दिया है कि आपकी मर्जी है तो आप जाने दें, नहीं है तो ना जाने दें। नवाज शरीफ को भी हुकूमत ने जाने दिया, अदालतों ने जाने नहीं दिया, ईसीएल से नाम हुकूमत ने हटाया। तो अब लेट्स सी कि क्या होता है। अदरवाइज ये ब्लैक लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट में कोई मुझे समझ नहीं आती लॉजिक के क्या है। अब देखना भी ये है कि आया शहबाज शरीफ साहब जा पाते हैं नहीं जा पाते, और उसके बाद हुकूमत के बयानी को क्या कोई ठेस पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, उसका क्या रिएक्शन होगा, इस पर आगे चलकर भी बात होती रहेगी। टाइम खत्म हो चुका है। आमिर साहब का बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम को टाइम दिया। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।